नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। 2022 में जितने भी क्वेश्चन फाइनेंस से आए थे, करंट अफेयर्स, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को? 2 फ़ायदा मिलेगा। जब आप फाइनेंस पढ़ने बैठोगे, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आपको कितने मंथ का पढ़ाई करना है और कितने डेप्थ में पढ़ाई करना है। कितने मंथ का पढ़ाई करना है और कितने डेप्थ में पढ़ाई करना है। जिससे कि मालूम चलता है कि कितना रेलेवेंट कोई चीज़ हो सकता है। रेलेवेंसी आपको मालूम चलता है, उससे आपका पढ़ाई ईज़ी होता है और प्रोडक्टिव होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग फेज़ 1 का क्वेश्चन को देखेंगे। फेज़ 1 में 2022 में पहला क्वेश्चन क्या है? जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला सवाल में बोल रहा है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरआर को हाइक किया है। कैश रिज़र्व रेशियो को हाइक किया है 50 बेसिस पॉइंट से। तो वो कब से इफेक्टिव हो जाएगा? इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम व्हिच डेट? ये आपसे पूछ लिया गया। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है और ये लास्ट 1 मंथ का सवाल है। किसी भी सवाल को मैं मॉडरेट, ईज़ी या डिफिकल्ट कैसे कह रहा हूँ? मैं ईज़ी तब कहता हूँ जब वो न्यूज़ एक्सपेक्टेड था कि आएगा एग्ज़ाम में और ईज़ी था, मतलब कि उतना डिटेल में नहीं था, नॉट इन डिटेल, तब मैं उसे ईज़ी कहता हूँ। मैं मॉडरेट तब कहता हूँ जब वो एक्सपेक्टेड था लेकिन डिटेल में भी था, तब मैं उसे मॉडरेट कहता हूँ। और अगर मैं डिफिकल्ट कह रहा हूँ, इसका मतलब कि वो नॉट एक्सपेक्टेड था। नॉट एक्सपेक्टेड होगा, नॉट एक्सपेक्टेड का मतलब बहुत डिटेल में पूछ लिया हो या फिर ऐसा सवाल आएगा ऐसा कोई सोचा भी नहीं हो, तो उस केस में डिफिकल्ट मैं कंसिडर करता हूँ। अदरवाइज ईजी है मॉडरेट। तो आप जब सारा न्यूज़ देखोगे, सारा क्वेश्चन को देखोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि डिफिकल्ट रेयरली ही पूछा जा रहा है। या तो ईजी पूछता है या तो मॉडरेट पूछता है। लेकिन एक हवा बना दिया गया है कि डिफिकल्ट मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आरबीआई क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लोगों ने देख लिया कि रिजर्व बैंक ने सीआरआर को हाइक किया था, कैश रिजर्व रेशियो को हाइक किया था, तो ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा, ये आपसे डेट पूछ लिया गया। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निधि कंपनीज के लिए कुछ रूल्स टाइट किए हैं। तो उन रूल्स में एक रूल्स तो ये है कि कंपनी को कम से कम 200 मेंबर्स रखना पड़ेगा और कुछ नेट ऑन फंड भी रखना पड़ेगा। तो कितना नेट ऑन फंड रखना पड़ेगा वो आपसे पूछा गया। तो निधि कंपनी शुड हैव नेट ऑन फंड ऑफ रुपीज डैश, ये आपसे पूछ लिया गया। ये इजी सवाल है, लास्ट 1 मंथ का था तो एक्सपेक्टेड था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि आरबीआई ने रिसेंटली रेपो रेट को बढ़ाया है 40 बेसिस पॉइंट से मई 2022 में। तो मार्च 2020 में कितना बढ़ाया था, सॉरी कितना घटाया था मार्च 2020 में, और 40 बेसिस पॉइंट घटाया था तो कब घटाया था? तो अभी मई 2022 में 40 बेसिस पॉइंट से आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि 2020 में भी गिराया था पॉलिसी रेपो रेट, तो वो कितना गिराया था? और 40 बेसिस पॉइंट गिराया था तो वो कब गिराया था, ये आपसे पूछ लिया गया। ये मॉडरेट लेवल का सवाल है। क्यों क्यों इसे मैं मॉडरेट कह रहा हूँ? क्योंकि ये जीरो, लास्ट 0 मंथ का, जिस मंथ एग्जाम था उसी मंथ का ये न्यूज़ है। और ये बेसिकली रेट से क्वेश्चन पूछा है। रेट में आप जिस भी एग्जाम देने जा रहे हो जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का है, उसमें आप सीआरआर, एसएलआर, ये सब का रेट, करंट रेट क्या चल रहा है वो तो आप करके जाओगे ही। करंट रेट आप करके जाओगे ही। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अकॉर्डिंग मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट कितने साल के बाद हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अकॉर्डिंग मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट जो होता है वो कितने दिन के बाद हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, कितने साल के बाद? तो ये आपसे पूछ लिया गया। ये लास्ट 6 मंथ का सवाल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर के मार्क कर दिया है, और ये मॉडरेट लेवल का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ मिल करके एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसके अंतर्गत यूपीआई इंटरफेस, सॉरी यूपीआई और पे नाउ को लिंक कर रहे हैं फास्टर ट्रांजैक्शन के लिए। तो आरबीआई किसी के साथ मिल करके, किसी देश के साथ मिल करके यूपीआई और पे नाउ को जोड़ रहा है। तो वो किस देश के साथ मिल करके ये काम कर रहा है, यूपीआई प्लस पे नाउ कर रहा है? तो किस कंट्री के साथ मिल करके कर रहा है? ये लास्ट 7 मंथ का न्यूज़ है, लेकिन ईज़ी लेवल का न्यूज़ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है
वो किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये लास्ट 6 मंथ का सवाल है और इजी कैटेगरी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशनशिप बताइए। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस क्या गिरेगा, वो आपको बताना है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, गलती से मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स में ले आया हूँ, ये स्टैटिक पोर्शन है और इजी कैटेगरी का ये सवाल है। अगला सवाल में देखें तो अगला सवाल में कह रहा है कि इंडिया T1+1 T+1 सेटलमेंट सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया है या अपडेट किया है या अडॉप्ट किया है, तो किस कंट्री के बाद किया है? इंडिया सेकंड कंट्री है जो कि T+1 सेटलमेंट सिस्टम अडॉप्ट किया था, तो किस कंट्री के बाद ये अडॉप्ट किया है? ये सवाल भी लास्ट 3 मंथ का है और इजी कैटेगरी का सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखें तो इसमें कह रहा है कि यूनियन बजट 2022-23 के अकॉर्डिंग जल जीवन मिशन को कितना रुपया एलोकेट किया गया? डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया और सिंस ये बजट से सवाल है तो मैं इसे इजी कैटेगरी में डालूंगा। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अप्रैल 2022 का क्या क्या बेसलाइन अजम्पशन है, क्या क्या नहीं है, सॉरी, क्या क्या बेसलाइन अजम्पशन नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, जो कि अप्रैल 2022 का कमेटी मीटिंग बैठा था। तो वो आपको बोल रहा है कि एमपीसी का क्या बेसलाइन अजम्पशन नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखें तो इसमें कह रहा है कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि आरबीआई का कमेटी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितना मेंबर अपॉइंट किया जाता है? आरबीआई के अंदर एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रेट वेट डिसाइड करता है, पॉलिसी रेपो रेट वगैरह वगैरह डिसाइड करता है। तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब फेज 2 का सवाल देखते हैं, फेज 2 में क्या क्या पूछा गया। पहला सवाल में बोल रहा है कि पीआईडीएफ स्कीम जो कि ऑपरेशनलाइज हुआ है आरबीआई के द्वारा, इसके अंदर पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है टीयर 3 टीयर 6 सिटीज में। अब देखिए, जो आप कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए जाते हैं, अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो स्वाइपिंग का मशीन मिलता है, स्वाइपिंग वाला मशीन मिलता है, और यहाँ पर कुछ कुछ ये रहता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं पीओएस मशीन्स। तो ये जो पीओएस मशीन बहुत जगह लगवाना था, तो ये पीओएस इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सेंटर तक हम लोगों को पहुंचाना था। मतलब देखिए, ये जो पीओएस वाला मशीन है, ये आपको मोस्टली टीयर 1 या टीयर 2 सिटी में मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें और एक्सपेंड करके गवर्नमेंट को, यानी कि मतलब आरबीआई को, इसको पहुंचाना है टीयर 3 4 5 6 तक, मतलब छोटे छोटे सिटीज में भी इनको पहुंचाना है, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए पीआईडीएफ स्कीम को लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा 1 जनवरी 2021 से। तो इसमें बोला गया है कि आरबीआई कितना लाख न्यू टच पॉइंट एवरी ईयर फॉर डिजिटल पेमेंट बनाना चाहता है। मतलब ये जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से ये टच पॉइंट है, मतलब कि इससे मालूम चलेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मान लीजिए कि 5 जगह में पीओएस बैठाएं, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, तो वो 5 टच पॉइंट हो गया। तो कितना लाख टच पॉइंट हर साल टारगेट रखा है आरबीआई, वो आपसे पूछ लिया गया। ये भी लास्ट 0 मंथ का है और मॉडरेट किस्म का सवाल है। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में पूछा है आपसे सवाल। अगला सवाल देखता हूँ। अगला सवाल में कह रहा है कि डैश इज ए 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। देखिए यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई, यहीं से आपको मालूम चल जाना चाहिए कि कोई ये या ये आंसर होगा। तो लीगल आइडेंटिफाई आइडेंटिफायर, यहाँ पर लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर होना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि ये एक तरह का बारकोड होता है, या फिर एक तरह से मान लीजिए कि 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। मान लीजिए 2 1 5 6 1 ए आई सी टी ऐसे करके मान लीजिए कि एक कोड है। ये कोड एक किसी एंटिटी को दे दिया गया, मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे दिया गया। तो अब जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे,
मान लीजिए कि हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड में बहुत सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5 गो ट्रांजेक्शन किया हुआ है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 गो ट्रांजेक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये जो कोड है 20 डिजिट का कोड है, ये 20 डिजिट का कोड इस ट्रांजेक्शन में लिंकअप हो जाएगा, जिससे कि जब आप ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यह ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यही सवाल आपसे पूछा गया था कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है। ठीक है, ये भी बहुत न्यूज में था, लास्ट 3 मंथ का न्यूज है और इजी कैटेगरी का न्यूज है, तो एक्सपेक्टेड था। अगला सवाल देखते हैं, बोल रहा है कि एमएसएमई बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो हम लोगों को बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या लिमिट है, इन्वेस्टमेंट वाइज और टर्नओवर वाइज। एमएसएमई का क्या मतलब होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जो स्मॉल एंटरप्राइज है ना, स्मॉल वाला, तो स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में बोल रहा है कि इसका क्या लिमिट है, इसका क्या लिमिट है इन्वेस्टमेंट वाइज। एक मिनट, इन्वेस्टमेंट वाइज कितना लिमिट है और टर्नओवर वाइज मतलब सेल्स वाइज कितना इसका लिमिट है, तो लिमिट आपसे पूछ लिया गया। ये भी लास्ट 0 मंथ का है, जिस मंथ एग्जाम था उसी मंथ आपसे पूछ लिया गया, इसीलिए ये भी बहुत एक्सपेक्टेड था। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में क्या रहा है कि एफपीआई लिमिट क्या है, व्हाट इज द एफपीआई लिमिट ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो कि कंपनी लोग इशू कर रहा है पैसा उठाने के लिए, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई का क्या लिमिट है वो पूछ लिया गया। ये सवाल भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि लास्ट 2 मंथ का सवाल है और इजी है। नेक्स्ट सवाल देखें तो इसमें इसमें कह रहा है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड ये मैंडेटरी है और किस किस पे एप्लीकेबल है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड किस किस पे एप्लीकेबल है ये आपसे पूछ लिया गया। ये सवाल भी लास्ट लास्ट मंथ का मतलब लास्ट 1 मंथ का है, लास्ट 1 मंथ का है और मॉडरेट है, तो ये भी एक्सपेक्टेड था। और इस तरह से 2022 का सारा क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। एक बार वापस से देखते हैं। पहला सवाल देखे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर को हाइक किया था, तो वो कब से इफेक्टिव हो जाएगा ये पूछ लिया आपसे, लास्ट 1 मंथ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निधि कंपनी का डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आया है, उसका रूल्स में कुछ चेंजेस आया है। तो निधि कंपनीज में मिनिमम 200 मेंबर्स तो रहता ही है, लेकिन उसका नेट ओन फंड में कितना चेंज किया है, कितना होना चाहिए वो आपसे पूछ लिया है। व्हाट शुड बी द नेट ओन फंड ऑफ निधि कंपनीज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या रहा था कि आरबीआई 40 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को इंक्रीज किया है मई 2022 में, तो मार्च 2020 में वो कितना बेसिस पॉइंट घटाया था रेपो रेट, और 40 बेसिस पॉइंट घटाया था तो कब घटाया था, ये 2 चीज पूछा गया। ये एकदम जिस मंथ एग्जाम था उसी मंथ ये न्यूज में था, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में पूछा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 के अकॉर्डिंग जो मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट होता है तो वो कितने दिन के बाद आप वापस विड्रॉ कर पाते हैं, ये पूछ लिया। फिर पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस देश के साथ टाई अप किया है यूपीआई प्लस पे नाउ के लिए, यूपीआई और पे नाउ को लिंक कर रहे हैं आपस में, तो किस देश के साथ मिलकर के आरबीआई ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में क्या मतलब क्या रिलेशनशिप है। T+1 सेटलमेंट सिस्टम इंडिया ने अडॉप्ट किया है, तो इससे पहले कौन सा देश अडॉप्ट किया था। यूनियन बजट के अकॉर्डिंग जल जीवन मिशन में कितना रुपया एलोकेट किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो इस बार अप्रैल 2022 में आया तो उसका बेसलाइन अजम्पशन क्या था, सॉरी यहाँ पे पूछा है क्या नहीं था। एमपीसी में कितना मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। फिर फेज 2 का सवाल देखें, ये एक पीआईडीएफ स्कीम होता है जिसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, तो कितना टच पॉइंट हम लोग पर साल टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछ लिया कि कितना। टच पॉइंट का क्या मतलब होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए कितना कितना जगह पे बनाया गया उसको हम लोग टच पॉइंट बोलते हैं। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर पूछ लिया गया आपसे कि क्या है जो कि 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिससे कि हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर एमएसएमई में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है
तो उसमें स्मॉल कैटेगरी वाला जो एंटरप्राइज है तो उसका क्या लिमिट है इन्वेस्टमेंट वाइज और टर्नओवर वाइज। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे कितना एफपीआई लिमिट होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड मैंडेटरी है तो किसके लिए एप्लीकेबल है ये पूछ लिया। और इस तरह से 2022 का सारा सवाल मैंने डिस्कस कर लिया। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे और सर्च करोगे कुमार आर्यन टेलीग्राम तो आपको मिल जाएगा। ये तो 2022 के सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद मैं 2021 का करूंगा डिस्कस। धीरे धीरे मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप इस वीडियो को देखो, मैं कहूँगा इस वीडियो को आप 2 बार देख लो क्योंकि जितना भी आप तैयारी करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो कम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं, पीडीएफ मिलता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट करना जिससे मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन के साथ। जब तक हम लोग मिलते नहीं हैं तब तक के लिए मेरे साथ कहिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।